हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो बिहार पुलिस का बुक निकाले गए हैं क्वेश्चन बैंक, उसका मैं 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं, तो आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये है बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक जो हम लोग आज देखने वाले हैं। ये परीक्षा जो हुआ था 7 तारीख 8वां महीना 2024, जो पेपर नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया। जो 1980 में सर्वोच्च न्यायालय तक बहुत से लोग सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके लिए कौन सा तंत्र शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था जनहित याचिका। तो जनहित याचिका क्या होता है, जैसे कि कोई गरीब आदमी है, उससे किसी अमीर आदमी से लड़ाई हो गया, वो कैसे जाएगा, डर के मारे नहीं जा पाता था। तो इसी कारण वो है ना, तो उसके बदले में अगर दूसरा निर्दयी आदमी, जैसे कि आप लड़ाई करते हुए देख लिए, तो अगर आप चाहते हैं गरीब आदमी की मदद करना, तो आप जनहित याचिका के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, और देखिए अब पढ़िए। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया गया था। कब? 1980 के दशक में। ठीक, 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका, जिसे क्या कहते हैं, PIL की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाना था। यानी जनहित याचिका मतलब क्या था? सबको इंसाफ। जैसे बताया ना कि गरीब आदमी है, अमीर आदमी से लड़ाई हो गया, तो उससे बचने, जब समझेगा कि असमर्थ है जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, तो कैसे जाएगा? तो उसके बदले में अगर आप चाहते हैं या कोई दूसरा आदमी चाहता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय दिलाए, तो इसी प्रकार वो जा सकता है। ठीक, सबको इंसाफ दिलाना से महत्वपूर्ण कदम थी, क्योंकि अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते। क्या है? अब गरीब लोग भी अदालत में इंसाफ पाने के लिए जा सकते हैं। ठीक, इतना पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है, जनहित याचिका के तहत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमा का प्रावधान है। सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किसका प्रावधान है? मुकदमा का प्रावधान है। अन्य समाज अदालती योजनाओं में से अलग इनमें से यह आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए। क्या है? पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत नहीं भी जा सकता है इसमें। या किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर कर, या ये जो मामला है न्याय जनहित याचिका, ये जिस पर वह घटना हुआ है वो नहीं जाएगा, तो कोई दूसरा भी आदमी ये जाके न्यायालय के सामने ये कह सकता है कि हाँ, इसके साथ ये घटना हुआ है। भारत में न्यायिक पद्धति, भारत में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। पूछेगा जनहित याचिका किसके समय लाया गया था? तो जनहित याचिका लाया गया था PN भगवती के समय। कौन थे? PN भगवती के समय। इसका पूरा नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जनहित याचिका कि कौन लाया था? PN भगवती लाए थे। कहाँ से लाए थे? तो अमेरिका के संविधान से लाए थे। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा को का बीज, पूछेगा कि भारत में जनहित याचिका का बीज कौन सर्वप्रथम बोया था? तो सर्वप्रथम जो बोया था वो थे न्यायाधीश अय्यर, कृष्ण अय्यर। कौन थे? कृष्ण अय्यर। याद रखिएगा, कृष्ण अय्यर जो थे न्यायाधीश, उसी के समय जनहित याचिका के बीज बोया गया था। लेकिन लाने का काम कौन किए थे? तो PN भगवती किए थे। ये जो बीज बोए थे 1776 में बोए थे। जनहित याचिका आया कब था? तो 1980 में आया था। ठीक, इस जो कृष्ण अय्यर जी थे, वो थे मुख्य कामगार सभा के बनाम अब्दुल भाई मामले में बोया गया था। पूछ देगा किसके मामले में कृष्ण अय्यर ने जनहित याचिका के बारे में बीज बोया था? तो मुंबई कामगार सभा और अब्दुल भाई मामले में। ठीक, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? तो PN भगवती को माना जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न अगर पूछ देगा तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना पॉइंट पहला क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो आप लोग जानते होंगे, तो ये संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद, ये भी पूछा जाता है, संसद में कौन कौन अंग आते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं,
राज्यसभा आते हैं और लोकसभा आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में कौन कौन से आते हैं, ये जैसे कि पूछता है इनमें कौन कौन शामिल, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि संसद में कौन कौन शामिल, तो कहीं दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ये सब दिया रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। थर्ड पॉइंट है, लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा जो है संपूर्ण, पूछेगा कौन सा है जो कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो लोकसभा। तो क्या कहिएगा, लोकसभा। राज्यसभा नहीं, जबकि राज्यसभा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा जो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राज्यसभा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन। ये भी पूछा जाता है, राज्यसभा कैसा सदन है, उच्च सदन है, निम्न सदन है। तो राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा जो है निम्न सदन है। राज्यसभा कैसा प्रतिनिधित्व करता है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का, लेकिन लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 250 है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 250 है। वर्तमान में यह 245 ही है। वर्तमान में कितना है, 245, लेकिन राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, तो 250। अधिकतम पूछेगा 250, लेकिन पूछेगा वर्तमान में कितना है, तो 245 ही है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंध विशेष रखने वाले को 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। पूछेगा उत्तर प्रदेश से कितना राज्यसभा सीट है, तो 31 है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, पूछेगा अस्थाई है या अस्थाई है, तो अस्थाई सदन है। ये कभी विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को विघटन किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। इसका 1/3 सदस्य 2 वर्षों में बाद खाली हो जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी खाली हो कर देते हैं 2 वर्ष के बाद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा निम्न सदन का के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 550 है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है, 550 हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी नहीं है। लोकसभा जो है, राज्यसभा तो अस्थायी है, लोकसभा अस्थायी नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले भी हो सकता है। लोकसभा का विघटन कितने वर्ष से पहले भी हो सकता है, तो 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। पूछेगा कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। फिर से कब कर दिया गया था 5 वर्ष, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। भारत में न्यायपालिका कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन, सर्वोच्च स्थान पर भारत के उच्चतम न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च पहले स्थान पर कौन होते हैं, तो भारत के उच्चतम न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ। संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय है, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट का ही प्रारूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय, ये अंतिम अपीलीय यानी कि जैसे पहले जनहित याचिका हम बताए थे, डायरेक्ट हो जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, तो इसीलिए अंतिम न्यायालय। मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 8 थी। मूल संविधान में कितना था, 8 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो 33 + 1 34 है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, कितना है, तो 33 था, लेकिन अब इस बार 34 हो गया, 33 + 1 34। अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायाधीश की संख्या को बढ़ा सकता है। न्यायाधीश संख्या को बढ़ाने का शक्ति किसके पास प्राप्त है, संसद के पास प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 15 में के अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया। 324-29 तक किसके बारे में उल्लेख किया गया, निर्वाचन के बारे में बताया गया। किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः 2 प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कितने प्रकार की निर्वाचन संबंध कितने पद्धति अपनाई जाती है, 2 पद्धति अपनाई जाती है। कौन कौन, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फर्स्ट पास्ट क्या होता है, तो ये होता है भारत में जहाँ जहाँ प्रत्येक निर्वाचन होते हैं वहाँ लगभग हर जगह फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम अपनाया, जैसे कि लोकसभा, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहाँ कहाँ अपनाया जाता है, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और निर्वाचन प्रक्रिया में ये सब अपनाई जाती है।
एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति जो है ये निर्वाचन प्रणाली से राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, राज्य विधान परिषद के चुनाव में ये अपनाई जाती है। पूछेगा एकल संक्रमण मत पद्धति कहाँ अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, राज्य विधान परिषद के चुनाव में। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। पूछेगा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वरीयता के क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। वरीयता के आधार पर उपराष्ट्रपति के बाद कितना नंबर पर? दूसरा नंबर पर। कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर पर है। ठीक, याद रखिएगा, दूसरा नंबर पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति का पद है। तो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति के बारे में किन अनुच्छेद में है? 63 में। राज्यसभा का सदस्य होगा 64 में है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा 65 में है। ठीक, इतना याद रखिएगा। 3 नंबर, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों की समझ कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करता है वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत। ठीक, भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार का अनुपाती आय और व्यय का विवरण होता है। भारत सरकार का आय और व्यय का विवरण होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। यह एक दस्तावेज बजट प्रक्रिया। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। वार्षिक वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा आम बजट तैयार करवाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. शनमुखम सेट्टी थे। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. मुखम सेट्टी। R.K. मुखम सेट्टी, जिन्होंने पहले बजट पेश किया। अनुच्छेद 75 के 1 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। पूछेगा अनुच्छेद 75 के 1 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। संविधान लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पूछेगा सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहा? प्रधानमंत्री पद पर तो जवाहरलाल नेहरू रहा। ठीक, इंदिरा गांधी, H.D. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। पूछेगा राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री कौन कौन बने? तो मनमोहन सिंह, H.D. देवगौड़ा और इंदिरा गांधी। पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। पूछेगा कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि कोई भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो पी.वी. नरसिम्हा राव। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पद पर हो गया। पूछेगा कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका पद पर निधन हो गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है मोनार्जी देसाई सबसे अधिक उम्र में। मोनार्जी देसाई जो था प्रधानमंत्री सबसे अधिक उम्र में बने थे और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बने थे। ठीक, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर है। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर है। सबसे लंबा समय तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले अध्यक्ष जो थे बलराम झाकरा थे। सबसे अधिक समय तक लोकसभा के पद पर रहने वाले कौन थे? बलराम झाकरा थे। ये नया पॉइंट है तो याद रखिएगा। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो याद रखिएगा सबसे लंबा समय तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो बलराम झाकरा। याद रखिएगा बलराम झाकरा जो थे सबसे लंबे समय तक रहे थे। कितने साल रहे थे? 9 वर्ष 329 दिन। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कैसा प्रधान होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। ये पूछा गया था आपका SSC GD में। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश का कैसा प्रधान होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी है। ये जो है भारत का प्रथम नागरिक भी है। पूछता है राष्ट्रपति देश का कैसा नागरिक है? तो प्रथम नागरिक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इसका संबंध पूछा जाता है कहाँ से थे? तो बिहार से थे। बहुत से लोग जानते होंगे बिहार से थे। ठीक, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। अगर दूसरी पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में जो शामिल है तो संघ व राज्यों के बीच राज्य तथा राज्य का विवाद जैसे होगा संघ और राज्य के बीच, वो सीधे कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ जाएगा? वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। ठीक,
याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय जाता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार क्षेत्रों में संघ व राज्यों के बीच राज्य या राज्यों के बीच विवाद का निपटारा होता है। कहाँ इसका निपटारा होता है? राज्य और राज्यों के बीच का विवाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। पूछेगा मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 131 में। मौलिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में? 131 में है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामले की सुनवाई करता है, जो इस प्रकार है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार के संबंध में कितने प्रकार के मामले की सुनवाई करता है? 3 प्रकार के। एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकार। एक तरफ भारत सरकार रहेगा, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकार। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। और तीसरा नंबर है केंद्र और राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। ठीक, अलग अलग जैसे कि बट जाएगा, जैसे कोई राज्य कहेगा कि नहीं पानी विवाद कहीं पर हो जाता है, तो ये सब समस्या के कारण ये आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। ठीक, अनुच्छेद कितना में याद रखिएगा? अनुच्छेद मौलिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में कितना प्रकार का मामले की सुनवाई करता है? 3 प्रकार का। ठीक, आपराधिक मामले ऐसी क्रियाओं संबंध जिसे जिन कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी डकैती ये सब वाले मामले आ जाते हैं। इसमें FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच कर अदालत में केस फाइल किया जाए। आपराधिक मामले हो गया, जैसे ये सब वाला मामला हो गया, FIR दर्ज करके घोषित कर देगा। अपराधी के दोष पाए जाने पर जेल या जुर्माना दोनों लगाया। अपराधी अगर दोषी पाया गया तो उसे जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है। दीवानी मामला होता है, इसके संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे जमीनी विवाद, वस्तु की खरीद बिक्री, किराया, तलाक आदि का विवाद किसा होता है? दीवानी मामले में जाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन 5 नंबर है। और अंतिम क्वेश्चन होगा सोवा रिंगबो क्या है? सोवा रिंगबो एक परंपरा हिमालय की पारंपरिक दवा है। क्या है? दवा है। सोवा रिंगबो हिमालय की पारंपरिक दवा की पद्धति है। सोवा रिंगबो चिकित्सा की एक प्रारंभिक पद्धति है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है सोवा रिंगबो? रिंगपा, तो ये है हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है। कहाँ से आई है चिकित्सा पद्धति? तिब्बत से आई है। सोवा रिंगपा कहाँ से आया है? तिब्बत से आई। दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक। दुनिया भर में, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, दुनिया भर के बाद बोला गया, दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सोवा रिंगपो शब्द का अर्थ होता है उपचार का ज्ञान। सोवा रिंगपो शब्द का अर्थ क्या होता है? उपचार का ज्ञान। और यह भोटी भाषा से लिया गया। पूछेगा सोवा रिंगपो किस भाषा से लिया गया है? तो भोटी भाषा से लिया। किस भाषा से लिया गया? भोटी भाषा से लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? उपचार का ज्ञान। सोवा रिंगपो के ज़्यादातर सिद्धांत और अभ्यास आयुर्वेद से समान है। सोवा रिंगपो संबंध आयुर्वेद, जैसे ही चिकित्सा का बात होगा तो आयुर्वेद हो जाएगा। सोवा रिंगपो में इलाज के लिए शरीर और मन का विकास महत्व है। सोवा रिंगपो में इलाज के लिए शरीर और मन के विकास का महत्व दिया गया है। ठीक, सोवा रिंगपो के अभ्यास को विनिमय करने के लिए धर्मशाला में तिब्बती चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद स्थापित किया गया। धर्मशाला में कौन सा परिषद का स्थापना किया गया? केंद्रीय परिषद का स्थापना किया गया। पूछेगा सोवा रिंगपो के इलाज के लिए केंद्रीय परिषद का स्थापना कहाँ किया गया है? तो धर्मशाला में किया गया। सोवा रिंगपो के संस्थानों के मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला। सोवा रिंगपो कहाँ कहाँ केंद्र है? लद्दाख और धर्मशाला है। पूछ देगा कहीं इस बार क्वेश्चन की सोवा रिंगपो का केंद्र कहाँ है? धर्मशाला और लद्दाख है। ठीक, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।